हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे पिछले वीडियोस में हम लोग मैथमेटिक्स में रिलेशंस बनाना सीख चुके हैं, रिश्ते बनाना सीख चुके हैं। आज इस वीडियो में उन्हीं रिलेशंस की हेल्प से हम लोग फंक्शंस बनाना सीखते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर अभी भी नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर भी इस चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपको यूजफुल मैथमेटिकल वीडियोस मिलने वाले हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। तो फंक्शंस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंक्शन जैसे अब नाम से पता लग रहा है, फंक्शन जैसे हम लोग यूजुअल लैंग्वेज में करते हैं कि यार कहीं फंक्शन हो रहा है तो वहाँ हम लोग सोचते हैं कहीं गेट टुगेदर है, कोई ना कोई काम हो रहा है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन, फंक्शन करना, कोई काम करना। ओके, तो यहाँ अगर मैं एक बार मैथमेटिक्स को छोड़ते हैं, आपको मैं यूजुअल लाइफ में बताता हूँ कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि फंक्शन होता है। जैसे यहाँ ये आपके सामने डिजिटल पैनल नज़र आ रहा है, यहाँ मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं कि जो ऑप्शन जैसे मैं चाहता हूँ, ये मेरे पास काफ़ी आइकन्स हैं। इन आइकन्स में मैं जो भी बटन प्रेस करूँगा, जिसको भी मैं टच करूँगा, जैसे मैं ये वाइट बोर्ड का मैं ऑप्शन ले रहा हूँ तो ये आपके सामने जो है वाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। यानी कि मैंने एक इनपुट दी और उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास एक आउटपुट आई। मैंने क्या किया कि मैंने वाइट बोर्ड का जो बटन था उसको मैंने प्रेस किया, तो एक बटन को मैंने किया, एक फंक्शन मैंने किया, उससे रिलेटेड मेरे पास एक काम हो गया, एक आउटपुट आ गई। अगर मुझे यहाँ ये सारे ऑप्शंस यूज़ करने हैं तो मेरे को यहाँ ये एनोटेशन वाला बटन ही प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि मैं यहाँ अगर यहाँ प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास पेन के ऑप्शंस और पेन के कलर खुल जाते हैं। यानी कि मैंने यहाँ एक इनपुट प्रेस किया और मेरे पास यहाँ आउटपुट यानी कि एक फंक्शन हुआ। उस फंक्शन में से मैं फर्दर अगर मैं ही यहाँ येलो कलर चूज़ करता हूँ तो मेरे पास इस पेन में यहाँ येलो कलर आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ ग्रीन करता हूँ तो इस पेन में मेरे पास ग्रीन आ जाएगा। राइट, इसका मतलब क्या है कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो मेरे पास आउटपुट आ रही है। अब दूसरी बात क्या कि अगर मैं यहाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ मेरे पास इनपुट, दो इनपुट सेम हो, दो सेम इनपुट हो और वहाँ से दो डिफरेंट आउटपुट आ जाएं। इसका मतलब क्या बना कि जैसे मैंने यहाँ कलर चूज किया येलो, मैंने इनपुट क्या दिया कि येलो का मैंने एक जो मेरे पास ऑप्शन है उसको मैंने प्रेस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि येलो को प्रेस किया और मेरे पास येलो भी आ जाए और ग्रीन भी आ जाए? ये पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब दो सेम पुट अगर मैं देता हूं और दो डिफरेंट आउटपुट आ नहीं सकती, इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो लीगल फंक्शन नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि वो ट्रू फंक्शन नहीं है कि जहां दो सेम इनपुट दें और डिफरेंट आउटपुट आ जाएं। ये नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आप टीवी का भी अगर रिमोट प्रेस कर रहे हैं तो अगर वॉल्यूम वाला अगर आप बटन प्रेस करेंगे रिमोट से तो वॉल्यूम के दो ऑप्शन हैं। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम घटाने वाला बटन प्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम घटेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने वाले बटन से दो ऑप्शन थोड़ी चल जाएंगे कि वॉल्यूम बढ़ भी जाएगा और वॉल्यूम कम भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सेम इनपुट के लिए दो डिफरेंट आउटपुट नहीं आ पाएंगी, जो इनपुट देंगे उससे रिलेटेड हमारी आउटपुट आएंगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दो डिफरेंट आउटपुट के लिए दो डिफरेंट इनपुट में आपको सेम आउटपुट आ जाए, सेम आउटपुट आ जाए। अब इसका क्या मतलब है ना कि जैसे मेरे पास कलर यहां से खुल रहे हैं तो एक तो इनपुट मैं यहां से भी दे सकता हूं कि मैंने येलो चूज कर लिया, मैंने ग्रीन चूज कर लिया, मैंने रेड चूज कर लिया, तो एक तो मुझसे यहां से भी आ रहे हैं। मैं सेम कलर ऑप्शन जो है मैं यहां से भी खोल सकता हूं। तो इसका मतलब क्या बना कि दो डिफरेंट इनपुट से, है ना,
दो अलग अलग जगह से मैं सेम आउटपुट ले सकता हूं। तो मैंने अब आपको क्या बताया, ये जो तीन ऑप्शंस मैंने बताए, अगर आप ऑप्शन समझ जाते हैं तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो तीन ऑप्शंस मैंने आपको क्या क्या बताए हैं। ये दो सेट मैं ले रहा हूं, ए सेट और बी सेट, राइट। अब इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं, देखते हैं कि हम लोग वो फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, राइट। तो यहां मैं तीन एलिमेंट्स ले रहा हूं, 1 2 3, राइट। और यहां मैं ले रहा हूं P Q R। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बटन अगर मैं प्रेस करता हूं इनपुट, तो एक ही आउटपुट मेरे लिए वहां अवेलेबल रहेगी। ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक आउटपुट हमारे पास है। एक बटन मैंने दबाया, एक आउटपुट आ गई, दूसरा दबाया, तीसरा दबाया तो तीसरी आउटपुट आ गई मेरे पास। एक प्री इमेज के लिए एक इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो एक फंक्शन डिफाइन करेगा। सेकंड, ये दो डिफरेंट बटन्स, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे कि मैं यहां से भी ऑप्शन निकाल सकता हूं कलर्स के, और यहां से भी मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कलर्स के, कि आप दो तरीकों से भी इनपुट दे सकते हैं और हमारे पास आउटपुट आ सकती है, वो सेम आउटपुट आ सकती है। तो यहां ये भी एक ट्रू फंक्शन को, ऐसा ऑप्शन भी एक ट्रू फंक्शन को डिफाइन करता है। तीसरा ऑप्शन, सेम एलिमेंट, मतलब मैंने वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला बटन प्रेस किया, इनपुट किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम इंक्रीज भी हो जाए और वॉल्यूम डिक्रीज भी हो जाए? सेम इनपुट के लिए दो डिफरेंट आउटपुट नहीं आ सकती, लेकिन दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए एक सेम आउटपुट आ सकती है, जो मैंने आपको हमारी यूजुअल लाइफ से भी इसको लिंक करके बताया। इट इज नॉट अ फंक्शन। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझने के लिए जो मैंने अभी काम आपको बताया उसको आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। डेफिनेशन क्या बनती है फंक्शन की? अ रिलेशन। फंक्शन होना क्या चाहिए? अभी मैंने आपको बताया कि वो रिलेशन ही होना चाहिए। यहां हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो रिलेशन हम लोगों ने सीखा उसमें से फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं, जो पर्टिकुलर उसके फीचर्स हैं, उसको वो सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या है कि अगर इस तरह का रिलेशन हो एफ, उसको हम लोग अब फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, जैसे हम लोगों ने रिलेशन जो मेन था हमारे पास उसको कैपिटल आर से डिनोट किया था। तो a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, ये हमारे पास सेट A है और ये हमारे पास सेट B है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज तो पक्की होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज, हैज वन एंड ओनली मतलब एक यूनिक इमेज हमारी होनी चाहिए, यूनिक इमेज। ठीक है, अब जैसे यहां ई डैश बच गया, अब ई डैश किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई एक यूनिक इमेज है। तो ये एक फंक्शन को डिफाइन करता है। अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम अ सेट A टू सेट B and AB is an ordered pair of elements, A belongs to set A, B belongs to set B, then FA is equal to FB। यानी कि अगर हम लोग A एलिमेंट की, यानी कि जो A सेट से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, यानी कि प्री इमेजेस, अगर उनकी इमेज निकाल रहे हैं उस कंडीशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, तो इमेज हमारे पास B अगर आए, यानी कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज अगर हमारे पास आती है, देन B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A। ये वाले एलिमेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि ये इनको बोलेंगे हम लोग इमेज, और A इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B अंडर दिस फंक्शन F। तो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं हम लोग, जैसे ये A और A डैश है, B और B डैश है, C और C डैश है। यहां ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक फंक्शन फ्रॉम A टू B इज अ वैलिड फंक्शन और नॉट। ये फंक्शन ये होगा या नहीं होगा, चेक कर सकते हैं। कैसे?
कि अगर ए की इमेज कितनी है ए डैश, अब दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो प्री इमेज है वो डिफरेंट है, तीसरे में डिफरेंट है। जितने भी आप यहां ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा प्री इमेज वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा आ जाता है ए डैश ए बी डैश, तो यहां क्या पता लगा कि दो जो हमारे पास ऑर्डर्ड एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम आ गया। क्या मतलब बना कि सेम इनपुट हम लोगों ने दी और दो डिफरेंट आउटपुट आ गई। अब उसको वहां रिलेट कर लो जो मैंने अभी आपको बताया है कि नहीं, रिमोट कंट्रोल वाले बटन से सेम इनपुट दी और दो डिफरेंट आउटपुट आ जाए, ये सोच के देखो, सेम इनपुट दो डिफरेंट आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में वो फंक्शन, वो सिस्टम जो होगा वो वैलिड फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक फंक्शन को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, f such that from set A to set B। यहां देखो बच्चों, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। Let n be the set of natural numbers and the relation R be defined on set of natural numbers such that relation R is defined by this formula: ordered pair of elements x and y, x belongs to set of natural number, y also belongs to set of natural number, and this condition must be true। क्या है कि जो इमेज के एलिमेंट्स हैं वो प्री इमेज के एलिमेंट से दुगने हैं। तो यहां हम लोग फटाफट से दो नेचुरल नंबर का सेट हम लोग ले लेते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, एंड यहां हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज r। ओके, तो यहां 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। तो अब अगर मैं यहां x1 लेता हूं तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x है, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो 1 रखा 2 आ गया, 2 रखा 4 आ गया, 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास पहले सेट है उसमें हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई यूनिक इमेज आ रही है, राइट। तो ये एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, राइट। वो पूछ रहा है ना, इज दिस अ रिलेशन, इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन, बिकॉज हर एक डिफरेंट एलिमेंट की इमेज यहां हमें मिल रही है। चलो, अब जिन जिन एलिमेंट्स की हम लोगों ने इमेज निकाल ली उससे जो सेट बनेगा वो मैं आपको रिलेशन के चैप्टर में भी, रिलेशन के एक्सरसाइज में भी समझा चुका हूं कि उसको जो सेट बनेगा उसको हम लोग कहते हैं डोमेन सेट। और जो जो एलिमेंट्स इमेजेस में आ गए हैं, ठीक है, वहां से जो सेट बनता है दैट इज रेंज सेट। तो रेंज सेट क्या बना फिर, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मतलब यहां जो एलिमेंट्स हैं डोमेन के एलिमेंट्स, उनसे डबल करके रेंज के एलिमेंट्स आ रहे हैं। कोडोमेन क्या होएगा, कोडोमेन, कोडोमेन इज द होल सेट, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स। तो डोमेन क्या है, अगेन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बात समझ में आ गई होगी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता करने को वो कह रहा है। तो यहां इस क्वेश्चन में हमें 3 ऑप्शन गिवन है, 3 तरह की टाइप्स हमें रिलेशन में गिवन है। आपको वो फंक्शन वाली डेफिनेशन और फंक्शन की कंडीशंस को अप्लाई करना है और पता करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन बनाता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं बनाता। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए, फर्स्ट रिलेशन क्या गिवन है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, 2 1 3 1 4 2। अब यहां क्या पता लग रहा है कि यहां ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है, और उनकी हर एक की एक यूनिक इमेज है। मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंट इनपुट्स के सेम आउटपुट हो सकते हैं। बताया था ना कि एक वॉल्यूम बढ़ाने वाला हम लोग बटन रिमोट से भी दबा सकते हैं और वॉल्यूम हम लोग टीवी के अंदर भी ऑप्शन होते हैं वहां से भी कर सकते हैं। तो आउटपुट सेम आ रही है लेकिन 2 जगह से हम लोग इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां 2 डिफरेंट इनपुट्स हैं लेकिन आउटपुट सेम है, और यहां डिफरेंट के लिए डिफरेंट है। तो ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेजेस।
ठीक है, तो ये फंक्शन है। चलते हैं सेकंड की तरफ। यहां देखो फटाफट देखते ही एक एक नंबर के क्वेश्चन है। 2 2 3 3। अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था डेफिनेशन के टाइम पे कि दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में, जैसे ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, उसमें पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ फंक्शन। कारण आप वही लिखेंगे, सेम एलिमेंट टू हैव टू डिफरेंट इमेजेस। चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। 1 2 2 3 3 4 4 5। यहां चेक करके देख लो, इसको ऐसा आप लोग फिगर बना के भी दे सकते हैं। जो हमारे पास डोमेन सेट है 1 2 3 4 5 और 6, और जो दूसरा हमारे पास रेंज सेट है 2 3 4 5 6 और 7। 1 रिलेटेड है 2 में, 2 3 के, 3 4 में, 4 5 से रिलेटेड है, 5 6 से, 6 7 से। तो हर एक एलिमेंट की एक इमेज हमारे पास है, तो ये एक फंक्शन है। बिकॉज एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज बाय डेफिनेशन। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो यहां पर सेट हो रही है। अब चलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन क्या होते हैं? डेफिनेशन क्या है इसकी? अ फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर, if its domain is also either R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर और a subset of R। subset of R कौन से होते हैं? वो भी जैसे नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर हो या उसका एक सबसेट हो, देन इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। तो ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। एक एग्जांपल और आ रही है हमारे पास, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो भी रियल सेट का सबसेट है, यानी कि नेचुरल नंबर है, और जो इसकी रेंज है वो भी रियल सेट का एक सबसेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और डिफाइन किस तरह से है फंक्शन ये? fx इज इक्वल टू x प्लस 1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द गिवन टेबल। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं और यहां पुट करता हूं x की वैल्यू 1, तो क्या आएगा? मैं एक आपको करके दिखाता हूं। देखो x की वैल्यू यहां 1 ली, ये मेरे पास f1 है, और उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो यहां ये आ गया मेरे पास 3। अब x की वैल्यू 2 लेंगे, 6 को पुट करते हैं। चलो 6 को यहां पुट करेंगे, 2 इंटू 6 12, और यहां आ जाएगा 13। 7 को पुट करेंगे, 7 इंटू 2 14, और एक जोड़ेंगे तो 15। सो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के फंक्शंस हमारे पास हो सकते हैं और उनके ग्राफ क्या हमें शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप बनती है फंक्शन की, दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। यहां हम लोग आर सेट लेके चल रहे हैं, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड वी हैव अ रियल वैल्यूड फंक्शन हियर, एंड वी डिफाइन दिस रियल वैल्यूड फंक्शन बाय y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x। राइट, यानी कि फंक्शन के अंदर अगर हम लोग डोमेन के एलिमेंट्स पुट करते हैं तो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स ही आ जाते हैं, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब अगर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास fx की वैल्यू आएगी दैट इज y, और y जो है वो x के बराबर है। यहां पुट करके देखते हैं, x है क्या? रियल नंबर्स। तो जब हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1। जब हम लोग 2 पुट करते हैं तो 2 आता है, और ये वैल्यू है किसकी? y की। ये वैल्यू भी y की, ये वैल्यू भी y की। अब अगर इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? x की वैल्यू कितनी है? 1, y की कितनी आएगी? 1, x की कितनी है? 2, y की कितनी आ गई? 2, 3 3 4 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। अगर ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम हो जाएं तो इस ऑर्डर्ड पेयर से जो रिलेशन बनता है और उस रिलेशन से जो फंक्शन बनेगा, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। सो सच ए फंक्शन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। हियर द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ क्या होएगी? अगर मैं इसकी डोमेन देखूं तो डोमेन क्या होती है? प्री इमेजेस से जो सेट बनता है, तो सेट क्या बनेगा? सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या होती है? रेंज होती है जो इमेजेस से सेट बनता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये भी आर होगा। और अगर
इस ऑर्डर्ड पेयर को, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की है, ये y की है, ये x की है, ये y की है, अगर इसको हम लोगों ने ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो क्या ड्रॉ करेंगे? अगर x1 है तो y कितना है? 1 1, तो 1 1 पॉइंट यहाँ आ गया। अगर 2 है तो 2 2, फिर अगर 3 है तो 3 3, 4 है तो 4 4, फिर 5 5। अब नीचे भी उस तरह से, अगर -2 है तो -2, x का भी -2 और y का भी -2, यहाँ आप पुट करके देख सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स भी तो रियल नंबर होते हैं। फिर उसी तरह से 3 3 4 4, और अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी फॉर द आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज आवर कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में जो रेंज रहेगी, उसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कांस्टेंट ही रहेंगे, एक ही एलिमेंट रहेगा जो आंसर आएगा, और डोमेन में डिफरेंट एलिमेंट्स आ सकते हैं। समझिए इस बात को। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स is said to be a constant function. Here we have y is equal to fx and its value will remain always same. We are defining that same value be equal to c, where c is a constant and all x will belongs to r. तो y की वैल्यू in every case, in every x, आप कोई भी वैल्यू यहाँ देखिए, अगर एक हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं एक फंक्शन को that fx is equal to 3 फॉर एग्जाम्पल, और x क्या है? x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां आप कोई भी x की वैल्यू पुट करें, 1 पुट करेंगे तब भी 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तब भी 3 आएगा क्योंकि फिक्स कर दिया कि वो कांस्टेंट है। 1000 पुट करेंगे, 1000, तब भी उसकी इमेज क्या आ रही है? 3 आ रही है, एंड सो ऑन। ओके, तो यहां इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो ध्यान से क्या बनता है फिर ऑर्डर्ड पेयर? यहां से जो रिलेशन बनता है वो क्या बनेगा? 1 3 2 3, ठीक है, 3 3 4 3, यानी कि कांस्टेंट। ठीक, अब ये वाला रिलेशन अगर इस तरह का फीचर, इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है जिसमें डोमेन के सारे एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं लेकिन इतने सारे डिफरेंट इनपुट्स की एक ही आउटपुट आ रही है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। इस फंक्शन की अगर हमें डोमेन देखनी है तो डोमेन आएगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज क्या आएगी? रेंज देख लो आप, चाहे जितने मर्जी एलिमेंट्स इनपुट के तौर पे ले लो, उनकी आउटपुट आपको क्या आने वाली है? एक कांस्टेंट ही आएगी। जो मैंने अभी एग्जांपल ली है उसमें 3 आने वाली है और हमारे पास जो डेफिनेशन है उसमें मैंने लिखा c। तो रेंज जो है दैट विल बी अ रियल नंबर, c इज आल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट, कांस्टेंट एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, और अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं ड्रॉ करता हूं ग्राफ में तो मेरे पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आएगी दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि यहां हम लोग कांस्टेंट वैल्यू कौन सी ले रहे थे? y की कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहां जो कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं वो y की है। तो यहां आप ओरिजिन से +3 जो है y एक्सिस की तरफ हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और 3 पॉइंट से यहां डिफरेंट x पॉइंट्स के लिए एक लाइन अगर हम लोग लेंगे, क्योंकि y तो सेम है, तो यहाँ 1 पे ले लेंगे, फिर 2 पे, फिर 3, फिर 4 5 6, हर एक x के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। बोलो, बात समझ में आई? सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। चलिए एक तीसरी टाइप भी देख लेते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एक फंक्शन f from set of real number to set of real number is said to be a polynomial function if for each x in R, यहां डोमेन के एलिमेंट्स y is equal to fx will be a polynomial, यानी कि जो y की वैल्यू आए वो एक पॉलिनोमियल आए। अब पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है? पॉलिनोमियल की पहचान बच्चों ये होती है कि सबसे पहले तो इसमें पॉली मीन्स एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स को बोलते हैं बाइनोमियल, जो आप पढ़ेंगे। ओके,
और 3 को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, राइट, और ज़्यादा हो तो पॉलिनोमियल। हमारे पास कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए और जो पावर हैं वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव, और नेगेटिव भी नहीं होने चाहिए, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए पावर्स में, ठीक है, फ्रैक्शंस भी नहीं होने चाहिए, आपके पास अंडर रूट पावर भी नहीं होनी चाहिए। तो फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, अब इसमें देखो आपके पास 3 टर्म्स हैं, x की पावर 3, x की पावर 2, तो नॉन इंटीजर हमारे पास पावर्स आ गई हैं। सो कुछ कांस्टेंट है यहाँ, इसकी जो हमारे पास कॉफिशिएंट है वो 1, 1 और 2 इज अ कांस्टेंट, सो दिस विल डिफाइन अ पॉलिनोमियल। x की कोई भी वैल्यू के लिए fx की वैल्यू विल बी अ पॉलिनोमियल। और यहाँ दूसरी पॉलिनोमियल आप चेक करिए जरा, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स की एक वैलिड एग्जाम्पल है, वैलिड फंक्शन है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। बट अगर यहाँ आपके पास x की पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ फ्रैक्शन में आ जाती है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या ऐसे आ जाए आपके पास x अंडर द रूट, ठीक है, 4x अंडर द रूट प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, तो ये भी जो फंक्शन है इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ x की एक हमारे पास 1/2 पावर आ गई है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। लेट्स सी 1 or 2 एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू आवर पॉलिनोमियल फंक्शन। So see the statement of this example is you have a function from set of reals to set of reals, okay, domain और range set जो हैं वो दोनों ही set of reals set हैं हमारे पास, and the function is defined by y is equal to fx is equal to x square। तो यहाँ जो डोमेन है यानी कि x की जो वैल्यू है अगर हम इस फंक्शन के में पुट करते हैं then the value of y will be the square, okay, of the values of x. Complete the table given below by using this definition. What is the domain and range of this function? Draw the graph. तो ये सब बातें हमें बतानी है, okay। तो यहाँ x की वैल्यू वो ले रहा है आपके सामने, and these are not only 8 values, it can have infinite values। infinite values क्यों है? क्योंकि set of real numbers है, तो set of real number के अंदर infinite values ही होंगी। यहाँ से वो सिर्फ 8 और 9 वैल्यूज़ के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए -4 के लिए 16, -3 के लिए 9, -2 के लिए 4, -1 के लिए 1, 0 के लिए 1 के लिए भी वो निकालने को बोल रहा है। तो -1 और f1 बोथ हैव द सेम वैल्यू, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर 1 के लिए भी सेम है, 2 के लिए, ओके, 2, 3 एंड 4, राइट। तो ये सब वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल ली हैं और यहाँ टेबल में भर दिया। वही वो कह रहा है कंप्लीट करके बताओ ये टेबल को, राइट। तो ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। फिर वो कह रहा है डोमेन एंड रेंज क्या है? डोमेन ऑफ एफ विल बी ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, एक्स वाले, और ये एक्स कहाँ बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स में, जो पहला वाला सेट है। रेंज क्या होएगी? देखो जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर होके रेंज के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो रियल नंबर्स वो सारे जिनका स्क्वायर होगा, है ना, डोमेन के एलिमेंट्स का स्क्वायर करें तो वो रेंज के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो रेंज कैसे लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये डोमेन और रेंज आ गई। अब इसका ग्राफ अगर हम लोगों ने ड्रा करना है तो कैसे करेंगे? ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के ऊपर रियल नंबर्स लिख लो। -4 के लिए y की वैल्यू कितनी है? तो -4 हमारे पास ये है। y की वैल्यू कितनी आएगी? ये देखिए ध्यान से, इसी तरह से आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 16। तो यहाँ 16 के सामने हम लोग ये ड्रॉ कर देंगे। ये देखो ये जो कर्व जा रही है ये कर्व इधर आके यूँ मुड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द अपवर्ड पैराबोला। -2 के लिए 4, तो यहाँ -2 के लिए फिर 4 के ऊपर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज़ योर -2। फिर -1 के लिए 1, तो -1 के लिए ये 1 पे मैच हो रही है, मीट कर रही है, ठीक है। फिर 0 के लिए 0, 1 के लिए फिर 1, 2 के लिए 4, फिर यहाँ आ गई। तो ये इस तरह से अपवर्ड पैराबोला हमारे पास
आ जाएगा इस फंक्शन का ग्राफ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, इस पॉलिनोमियल फंक्शन से रिलेटेड। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल टू सेट ऑफ रियल डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हर एक x के एलिमेंट्स के लिए जो रेंज के एलिमेंट्स आएंगे दोज विल बी द क्यूब ऑफ द डोमेन एलिमेंट्स। इन वैल्यूज को आप ड्रॉ कर दीजिए। देखिए 0 के लिए y भी 0 है, ये जो यहाँ वैल्यूज आ रही हैं ये y की वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, है ना। और x की कौन सी वैल्यू के लिए? 0 के लिए। तो अगर x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है y 1 है, x -1 है y भी -1 है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ रहा है। इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं बस। 0 के लिए 0, 1 अगर x 1 है, ये रहा 1, तो y कितना है? वो भी 1 है, यहाँ 1, तो यहाँ पॉइंट आ गया। -1 के लिए -1 है, तो ये है -1 और ये है इधर -1, तो यहाँ इसके सामने पॉइंट आ जाएगा। बस अब इसको आप मिला दीजिए रफ हैंड से, तो ये वाली कर्व आपके पास बन जाएगी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों हमारे पास रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है? बिल्कुल सेम डेफिनेशन जैसे हम लोग रैशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं। ओके, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर हम लोग रैशनल फंक्शंस की बात करते हैं तो नोमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों ही पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ f(x) और g(x) की फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए। जैसे हम लोग नंबर पढ़ चुके हैं p/q फॉर्म में, p और q जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ रैशनल फंक्शंस के लिए यहाँ जो नोमरेटर और डिनोमिनेटर है बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, जो अभी पढ़ के गए हैं हम लोग, राइट। और उसमें x जो लेगा वो आपको एक प्रॉपर सेट देगा जिसमें से x विल टेक द वैल्यूज रिलेटिंग टू आवर डोमेन सेट, ओके। और इसमें gx जैसे मैंने बताया कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा उसको हम लोग रैशनल फंक्शन कहेंगे। रैशनल फंक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 एक एलिमेंट है उसको माइनस कर दिया हम लोगों ने, एंड दिस विल बी द डोमेन सेट, और डोमेन सेट में 0 नहीं होना चाहिए, ओके। एंड अप टू r that will define the range element of the function defined by f(x) is equal to 1 by x। x belongs to, यहाँ जो हम लोग x के एलिमेंट्स लेंगे वो हमारे पास इस सेट में से लेंगे, और उस सेट में हमारे पास क्या नहीं होगा? उस सेट में हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, ओके। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ रैशनल फंक्शन डिफाइंड है। तो 1/x अगर यहाँ 1/0 आ जाता है तो 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? नॉट डिफाइंड। तो डिफाइन नहीं होगा अगर हम यहाँ सेट ऑफ रियल में 0 इंक्लूड कर लेते हैं, तो डोमेन के एलिमेंट में 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई ही इज डिफाइनिंग लाइक दिस। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन? तो सबसे पहले चलो हम लोग -2 पुट करते हैं। फिर कहाँ पुट करेंगे? दिस इज y इज इक्वल टू f(x), दिस इज इक्वल टू 1/x। तो y इज इक्वल टू 1/x, यानी कि जो भी डोमेन की वैल्यूज है उसमें हम लोग 1/, उसका रेसिप्रोकल कर देना है हम लोगों ने। तो ये सारी वैल्यूज को अब आप ड्रॉ कर दीजिए। डोमेन क्या होएगा? डोमेन इज दिस, यही सेट है। द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। और रेंज क्या होएगा? रेंज इज आल्सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। सिंपल। अब यहां आप देख लो जो भी आपकी y की वैल्यूज आ रही हैं, f(x) की जो वैल्यू आ रही हैं आपके पास, उसमें 0 होएगा ही नहीं, राइट। तो बस ये सारा ये r है जिसमें 0 नहीं होगा। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, अब इस x और y वैल्यूज को, इस टेबल को अगर आप यहां ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका डेफिनेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपको इस क्लास में तो आएंगे ही आएंगे। यू विल सी व्हेन यू गेट इनटू द 12th क्लास, वहाँ भी मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो अभी हम लोग करने वाले हैं उसका यूजेस काफ़ी क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए आप। मॉडुलस फंक्शन क्या है? ए फंक्शन f सच दैट फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं ये नहीं भी कहता तो अब जो हम लोग फंक्शंस कर रहे हैं
ये सारे रियल वैल्यू फंक्शन ही हैं। इनकी डोमेन भी आपको सेट ऑफ रियल मिलेगी, जो इनकी रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से मिलने वाला है। एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस साइन इज मॉडुलस साइन। ये जो यहां साइन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये साइन मॉडुलस फंक्शन का साइन है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन है क्या, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं हम लोग। यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, समझो इस बात को। यहां हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। व्हेन x विल टेक ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होंगी तब मॉडुलस फंक्शन की वैल्यूज क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू प्लस एक्स। मतलब अगर x की वैल्यू +1 है तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, +1। अगर x की वैल्यू +2 है तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, +2। उसी तरह से अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़े वाली वैल्यूज हैं, 0 और 0 से बड़ी, तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, राइट। अब अगर x विल टेक द वैल्यू, दोज आर ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ आवर नंबर लाइन, ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो अब x की वैल्यू कितनी है, -4 मान लेते हैं, -4 ले रहा है या -3 ले रहा है, तो फिर मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू होगी जो x की वैल्यू है ऑन द नेगेटिव साइड, कितनी है, -4, ठीक है। यहां x कितने ले रहे हैं हम लोग, -4 ले रहे हैं x की वैल्यू, तो यहां जितनी भी x की वैल्यू है उसके आगे एक माइनस और लगा दो, तो कितना आ गया, +4। इसका मतलब क्या बना कि x जो रियल वैल्यूड सेट से बिलोंग करता है उसकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे उसकी वैल्यू नेगेटिव है, y मीन्स जो फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। आप देखो अब कैसे बनेगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ध्यान दो इधर 2 के लिए कितनी है, 2, 4 के लिए कितनी है, 4, है ना, यहां पुट करते हैं, 2 के लिए 2 ही आएगा, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती जाएगी। अब चलते हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू लें, x -2 है तो y कितना आएगा, +2, x -4 है तो y कितना आएगा, +4, 6 है तो 6 +6। तो जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जो है वो अपर 2 क्वाड्रेंट्स में आएगा जहां y विल टेक द पॉजिटिव वैल्यूज। अदर टाइप ऑफ फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन देखो क्या बनती है, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, the value of y is equal to fx, the value of y is 1, when the value of x is 0 the value of y is again 0, when the value of x is less than 0 the value of y will be -1। तो यहां डोमेन क्या बनेगी, डोमेन विल बी set of real numbers of this function, okay, the domain of the signum function is set of real number। range is the set consisting of only 3 elements, -1 0 and 1। ये चीज़ें यहाँ पे याद रखो, इनको अगर आप हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आएगा, है ना। y इज इक्वल टू +1 है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, तो ये नेगेटिव साइड वाला नहीं आना चाहिए, ये पॉजिटिव साइड ही आएगा। x यहाँ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, और y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी है 0, तो कौन सा पॉइंट हुआ फिर, ओरिजिन। और x जब नेगेटिव है, हेयर x इज लेस देन 0, तो y की वैल्यू कितनी है -1, ये वाली लाइन। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है हमारे पास, दैट इज द ग्राफ ऑफ आवर सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को बहुत ईजी है याद रखना, 3 वैल्यूज हैं रेंज की, डोमेन कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। सो आवर लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, a real valued function whose domain and range are of set of real numbers, a function such that from set of real numbers to set of real numbers defined by fx is this is the symbol, this is the way how we can denote a greatest integer function, okay।
x will take the values from this set and this function will assume the value of the greatest integer. ठीक है, इस फंक्शन में जो हम लोग x की जो भी वैल्यू डालेंगे हम लोग उसमें जो बड़ा इंटीजर होगा, दिस फंक्शन y इज इक्वल टू fx विल टेक और विल अज्यूम दोज वैल्यूज, चाहे वो वैल्यू लेस देन हो या इक्वल टू x हो. सच अ फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको आप एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. यहाँ फर्स्ट हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, x will assumes the value from -1 to 0. यहाँ -1 तो इंक्लूड है लेकिन 0 से कम होना चाहिए, यानी कि x की जो वैल्यू हैं वो -1 से लेके 0 तक जानी चाहिए. 0 इंक्लूड नहीं है, -1 इंक्लूड है और 0 से कम होनी चाहिए. तो -1 और 0 के बीच में क्या हो सकता है ना, ये सारी वैल्यूज. तो अगर मैं अब इस फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज को लिखता हूं, फंक्शन क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x क्या है, x आर अज्यूमिंग द वैल्यूज लाइक दिस. ये वैल्यूज कुछ देखो, ये 5-10 वैल्यूज नहीं है, ये आपने ध्यान देना है. ये वैल्यूज 5-10 वैल्यूज नहीं है, ये इनफाइनाइट वैल्यूज हैं. क्यों इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, क्योंकि -0.9 और -0.8 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यूज हुई ना. कौन कौन सी वैल्यूज, -0.9, -0.09, -0.009 एंड सो ऑन, और उसके बाद -0.8. तो ये इन बिटवीन इन दोनों नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं. तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, उसमें से एक वैल्यू उठा के मैं आपको बता रहा हूं, एक वैल्यू की एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं. अब ये सारी जो भी वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं, ये सारी वैल्यू जितनी भी है इनफाइनाइट वैल्यू, उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, -1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो यहां fx की वैल्यू क्या आएंगी, fx एक एग्जांपल जैसे यहां ली गई है, -0.5 के लिए, -0.5 के लिए जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1. क्योंकि इन सभी वैल्यूज में सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट विल बी -1. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे नाम से पता लग रहा है. तो आपको इंटीजर चूज करना है, वो सारी वैल्यू उस इंटरवल में जो सबसे बड़ा होगा. ठीक है, अब चलते हैं, जैसे यहां सेकेंड एग्जांपल भी हमें गिवन है कि अगर x ये वाली वैल्यूज ले रहा है, 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में वैल्यूज हैं, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, 0 के इक्वल साइन है, तो यहां से वैल्यू शुरू हो रही है और 1 से कम है. तो जब 1 से कम हो तो हम लोग यहां सर्कल लगा देते हैं. 1 से कम का मतलब क्या हुआ, 0.9 या 0.09 या 0.99, है ना. ये सारी इनफाइनाइट वैल्यूज हुई ना. इस इंटरवल में भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, जिसमें 1 तो इंक्लूड है लेकिन 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है. अब इस इंटरवल में, जैसे अभी मैंने आपको लिख के बताया, इस इंटरवल में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ, फिर 0 ही हुआ. तो फिर 0 लिख लिया हम लोगों ने यहाँ. तो फिर 0 और 1 के बीच में अगर हम लोग ये इंटरवल ले रहे हैं और फंक्शन, ठीक है, 4 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 1, तो यहां एक एग्जांपल पे हम लोग ले लेते हैं 0.5, जैसे यहां लिया हुआ है. तो उसमें बड़ा इंटीजर क्या है, 0. अब 1 और 2 के लिए देखिए, 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है. तो 1 और 2 के बीच में, क्योंकि ये बच्चों सारे डेसिमल्स है ना, तभी ये इंटीजर क्या होता है, होल नंबर्स. ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए, राइट. तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम लोग 1 और 2 के बीच में ले रहे हैं, 1 इज लेस देन x, x इज लेस देन 2, तो 1 और 2 के बीच में बड़ा इंटीजर क्या है, इंटीजर 1 है. बाकी सारे क्या होंगे इसके बीच में, 1 और 2 के बीच बाकी सारे डेसिमल नंबर होंगे. ठीक है ना, तो वो हम लोग नहीं ले रहे, इंटीजर ले रहे हैं. तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, 1 और 2 के बीच में यहाँ इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि 1.5. सिर्फ 1.5 ही नहीं हम लोग मान रहे, इसके पीछे कुछ कोई भी वैल्यू मान सकते हैं हम लोग. ठीक है, 1 और 2 के बीच में 1.7 भी आ सकता है, 1.9 भी आ सकता है, 1.6 भी तो ये सारे डेसिमल नंबर हैं, लेकिन उसमें बड़ा इंटीजर क्या है, 1. सिंपल. तो जहां इक्वल लगा हो वही वैल्यू आप लोगों को लेनी है. अगर इसको नंबर लाइन पे हम लोग ड्रा करें तो कैसा बनेगा, ये 1 और 2 के बीच में है, इसमें 1 इंक्लूड है,
तो ये नंबर तो लेना ही पड़ेगा यहाँ से, लेकिन 2 आपको नहीं लेना, तो यहाँ छोटा सर्कल लगा दो फिर 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ इसी तरह से अगर हम लोग x की वैल्यू ले रहे हैं 2 और 3 के बीच में, 2 इंक्लूड है, 3 से कम है, तो बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ फिर? 2 हुआ। जैसे 2.5 यहाँ एग्जांपल लेके ले रहा है, तो 2.7 ले लो, 2.3 ले लो, 2.2 ले लो, 2.9 ले लो, फिर भी बड़ा इंटीजर तो 2 ही हुआ ना, बाकी तो डेसिमल पार्ट हुआ ना उसमें। तो ये था हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, ये रहा 0 और 1 के बीच में, तो y की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ 0 आ गई y की वैल्यू। x एक्सिस पे y 0 होता है ना। अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, ये रहा x 1 और 2 के बीच में है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1, तो ये आ गया 1, y की वैल्यू ये 1 आ गई हमारे पास। यहाँ 1 ले रहा है, लेकिन ये वाला 1 नहीं लेना उसने। तो ये इस तरह से ग्राफ बनते रहेंगे हमारे पास। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो यहाँ मैंने आपको बताया बच्चों कितने टाइप्स के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। चलिए अब फंक्शंस का हमें पता लगा, फंक्शन की डेफिनेशन हमें पता लगी, फंक्शन जो काम करते हैं, है ना, और कितने कितने तरह के वो काम करते हैं, कितने तरह के वो होते हैं, वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम लोग कि क्या फंक्शंस ज़्यादा काम, ज़्यादा फंक्शन क्या आपस में ऐड कर सकते हैं, क्या आपस में उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग मैथमेटिक्स में उसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। विद algebra of real functions, addition of two real functions, two functions here, f such that x to r, g such that x to r। अब ये कैपिटल X क्या है? ये भी रियल फंक्शंस का एक सबसेट है। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे सारे का सारा रियल नंबर का सेट हो, नेचुरल नंबर्स भी यहाँ आ सकते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी यहाँ आ सकते हैं, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स भी यहाँ आ सकते हैं। ओके, बी एनी टू रियल फंक्शंस वेयर कैपिटल X इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन वी डिफाइन f प्लस जी सच दैट, ऐड करेंगे तब भी उनका जो डोमेन सेट आने वाला है दैट इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड वी डिफाइन दिस एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस as f plus gx is equal to fx plus gx for all x belongs to this capital set, belongs to this capital X set. Okay, so this is the definition of how we can add these two real functions. Then we define their subtraction as f minus gx is equal to fx minus gx for all x belongs to capital X set, right? तो ये डेफिनेशन है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर रियल फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, एक फंक्शन को अगर हम लोग एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले फंक्शन होना चाहिए बी अ रियल वैल्यू फंक्शन, अल्फा बी अ स्केलर। हेयर बाय स्केलर वी मीन अ रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 4 -4 -7 कुछ भी। तो फंक्शन को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होएगा कि सिंपली उस नंबर को आप f से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका डोमेन और रेंज जो है वो चेंज नहीं होने वाला। अल्फा जो है वो फंक्शन के साथ में सिंपल मल्टीप्लाई में रहेगा। अब चलते हैं दो फंक्शन की आपस में कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन बनती है द प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस f such that x to r and g such that x to r is a function, दोनों की मल्टीप्लाई करें, then you will have another new function is fg। so ये फंक्शन आपके पास आएगा, उसकी डोमेन और रेंज जो है that will remain the same as the individual functions। ओके, और डिफाइन कैसे करेंगे? एफ जी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स, दोनों फंक्शंस को अलग अलग आप मल्टीप्लाई करके एक न्यू फंक्शन ला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। सी हाउ वी कैन डिवाइड अ फंक्शन विद अनदर फंक्शन। दो फंक्शन उसी तरह से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो कोशेंट या डिवीजन कह सकते हैं या कोशेंट कह सकते हैं। द कोशेंट ऑफ एफ बाय जी, यानी कि डिवीजन ऑफ दिस फंक्शन विद जी फंक्शन इज अनदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एफ बाय जी। एफ बाय जी वास्तव में हमारे पास एक अनदर फंक्शन आ गया, ठीक है, इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एफ बाय जी एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स
बाय जी एक्स, एंड एज यूजुअल क्योंकि ये रैशनल फंक्शन हो गया हमारे पास, तो जी एक्स यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक्स विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम आवर दिस सेट। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज 2x प्लस 1। दीज टू फंक्शंस आर डिफाइंड टू यू एंड गिवन बाय देयर वैल्यूज। यहां हमें क्या निकालना है फिर? दोनों का एडिशन, दोनों फंक्शंस का आपस में सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। बड़ा इजी है, देखो फटाफट से। यहां f प्लस जी एक्स इज अ न्यू फंक्शन एंड इट वैल्यू इज गिवन बाय एफ एक्स प्लस जी एक्स। दोनों को जोड़ दो बस। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। जी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। f माइनस जी इज अनदर न्यू फंक्शन एंड वी विल टेक लाइक दिस एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स में से जी एक्स माइनस कर दीजिए, एफ एक्स माइनस 2x प्लस 1। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। दोनों की मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? एफ एक्स मल्टीप्लाइड विद जी एक्स। तो एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। जी एक्स क्या है? 2x प्लस 1। दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दोनों की डिवीजन करनी है हम लोगों ने। डिवीजन ऑफ एफ एक्स यानी कि कोशेंट ऑफ एफ एक्स बाय जी। तो ये आ गया। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। जी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 1। जी एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 2x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस हाफ। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एफ एक्स इज डिफाइंड बाय एक्स अंडर द रूट। पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है क्योंकि x की पावर हाफ है। जी एक्स इज x be two functions defined by the set of non-negative real numbers। तो एफ एक्स यहाँ हैविंग वैल्यू x अंडर रूट और जी एक्स इज x, दो रियल फंक्शंस हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट उसी तरह से दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो जोड़ने पे क्या करेंगे? एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों की वैल्यू जोड़ दीजिए आप। जोड़ के आपके पास x अंडर रूट प्लस एक्स विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इनका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स अंडर द रूट है और जी एक्स की वैल्यू जो है दैट इज एक्स, तो एक्स अंडर रूट माइनस एक्स। अब देखते हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एफ जी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड विद जी एक्स। दोनों की इंडिपेंडेंट वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स अंडर रूट और जी एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज एक्स 3/2 will be the answer of their multiplication. Now see the division. Quotient of fx by gx. तो क्या हमारे पास डेफिनेशन है? fx over gx. gx should not be equal to 0. What is the value of x here? What is the value of fx? That is x under root. और what is the value of gx? That is x. तो अब हाफ में से आप 1 पावर माइनस कर दीजिए, that will be your answer. फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं आपको करवाने वाला हूं अनसोल्व्ड क्वेश्चंस। ओके, तो पहले जो मैंने अब तक काम आपको करवा दिया है उसको आप कर लीजिए और जो अनसोल्व्ड एक्सरसाइज है, जो आपकी एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज 2.3, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में आप इंटरेक्टिव मोड में रहिए और मुझे बताइए कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं करवाने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज 2.3। सी यू, बाय बाय।